हेलो स्टूडेंट, कंसाइज जीएस फॉर आईएएस पीसीएस में आपका स्वागत है। आज हम इस लेक्चर में राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था में देखेंगे जिला प्रशासन, जिसमें जिला कलेक्टर और उपखंड प्रशासन, तहसील प्रशासन, इन सबको पढ़ेंगे। तो साथ ही लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले, इससे पहले हमने क्या किया, इसका लेक्चर का पार्ट 1 भी कंप्लीट करा दिया गया, जिसमें हमने राज्य कार्यपालिका पढ़ा था, जिसमें राज्यपाल आ गया, मुख्यमंत्री आ गया, इन सब की भूमिका देखी थी। और स्टेट लेजिस्लेचर भी कंप्लीट करा दिया था, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद का गठन कैसे होता है, क्या क्या उसमें बिल होते हैं, सारी चीज़ें उसमें कंप्लीट करा दी गई थी। तो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल जो है कंसाइज जीएस फॉर आईएएस पीसीएस, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे इस लेक्चर की जो पीडीएफ है अवेलेबल करा दी जाएगी, और उसका जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसमें देखेंगे हम भारत में जिला प्रशासन, जैसा भी हमने देख लिया। तो बढ़ते हैं लेक्चर में आगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले टॉपिक से। इसमें हम क्या देखेंगे, प्रशासनिक सिस्टम या प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत जिला प्रशासन। तो जिला प्रशासन में हम क्या क्या देखेंगे, इसमें भारत में जिला कलेक्टर का पद, जिला कलेक्टर के रूप में कार्य, स्वतंत्रता के बाद कलेक्टर की बदलती भूमिका, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण व जिला प्रशासन, उपखंड प्रशासन और तहसील प्रशासन। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो इसमें दिया है स्टार्टिंग में क्या कि सरकार के कार्य को एकीकृत रूप से जिला स्तर पर लागू करना ही जिला प्रशासन कहलाता है। तो अगर आपसे पूछ ले जिला प्रशासन का अर्थ क्या होता है, तो इसका मतलब ये है कि सरकार के जो कार्य हैं उसको एकीकृत रूप से जिला स्तर पर लागू करना ही जिला प्रशासन कहलाता है। जिला प्रशासन राज्य के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु व्यवहारिक क्रियान्वयन इकाई है। यह एक तरह की व्यवहारिक क्रियान्वयन इकाई है। तमाम समस्याओं और चुनौतियों के बाद भी इसका महत्व निरंतर बना हुआ है। जिला कलेक्टर सहित इस स्तर के तमाम अधिकारियों के महत्व भी निरंतर बढ़ता जा रहा है। तो ये जिला प्रशासन के बारे में अगर कभी आपसे पूछे कि इसका क्या महत्व है, क्या इसका वो है, तो ये सब चीज़ें आप बता सकते हैं इस लाइन से। आगे देखते हैं संवैधानिक परिप्रेक्ष्य में जिला प्रशासन का। तो मूल संविधान जो था उसमें अकेले जिला शब्द, मतलब जिला शब्द अकेले में कहीं यूज़ नहीं किया गया मूल संविधान में। जिला शब्द, जिले का उल्लेख अगर मिलता भी है तो किसी के साथ मिलता है, जिला जज के साथ। तो मूल संविधान में इसका कहीं भी उल्लेख नहीं था जिले का, सिंगल यूनिट पे, मतलब अकेले कहीं जिला नहीं लिखा हुआ है। अगर उल्लेख मिलता भी है तो किसके साथ मिलता है, जिला जज के साथ। वो भी कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 233 के अंतर्गत। तो ये ध्यान में रखिएगा, अनुच्छेद 233 के अंतर्गत जिला जज के साथ जिला का उल्लेख मिलता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे क्या है, 73वां जब 74वां संविधान संशोधन जोड़े जाने से बिल शब्द के अनेक बार उल्लेख मिलता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। 73वां और 74वां संविधान संशोधन जोड़े जाने से क्या होता है, जिला शब्द अनेक। तो 73वां और 74वां संविधान संशोधन जोड़े जाने से क्या होता है, जिला शब्द का अनेक बार उल्लेख हुआ है इससे। 1992 के पूर्व जिले का प्रशासनिक इकाई के रूप में उल्लेख नहीं था। 1992 से पहले जो अमेंडमेंट हुए हैं 73वां और 74वां, उससे पहले क्या था कि प्रशासनिक इकाई के रूप में जिले का कहीं उल्लेख नहीं मिलता था। इसका अर्थ देख लेते हैं क्या होता है जिले का। तो भारतीय जिला मूलतः किससे, फ्रांसीसी प्रशासनिक इकाई थी क्या, प्रीफेक्ट। एक फ्रांसीसी प्रशासनिक इकाई वहाँ पे थी, फ्रांस में होती है, एक प्रशासन की एक इकाई है नीचे स्तर पर, इसको प्रीफेक्ट के समकक्ष है कौन सा, भारतीय जिला। तो भारतीय जिला अगर आपसे पूछे किससे, फ्रांसीसी एक प्रशासनिक इकाई है प्रीफेक्ट। जैसे यहाँ पे जिला स्तर जिला इकाई होती है, तो उसी तरह वहाँ पे प्रीफेक्ट इकाई है, उसी के समकक्ष है क्या, भारतीय जिला। जिसमें क्या, जिसे शब्द का अंग्रेजी अनुवाद क्या है जिले का, तो डिस्ट्रिक्ट है। तो जिले शब्द का जो अंग्रेजी अनुवाद डिस्ट्रिक्ट है वो क्या है, किससे बना हुआ है, तो वो लैटिन शब्द डिस्ट्रिक्टस से बना हुआ है। किससे, लैटिन शब्द डिस्ट्रिक्टस से बना हुआ है क्या, डिस्ट्रिक्ट। जिसका अर्थ क्या होता है कि न्याय प्रशासन के उद्देश्य से बनाई गई इकाई। तो इसका अर्थ क्या होता है, न्याय प्रशासन के उद्देश्य से बनाई गई इकाई डिस्ट्रिक्ट जिसको कहते हैं, जिसका लैटिन शब्द से लिया गया, और लैटिन शब्द में इसको क्या कहते हैं, डिस्ट्रिक्टस। तो ये ध्यान में रखिएगा। इस प्रकार जिला भौगोलिक रूप से एक प्रशासनिक इकाई है, जिसके विद्वान राज्य के भीतर छोटा राज्य कहते हैं। तो क्या कहते हैं, जिसको विद्वान क्या कहते हैं, राज्य के भीतर छोटा राज्य कहते हैं, किसको, जिला को। तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे दिया है क्या, एमएमपी शर्मा ने क्या कहा है कि शासन की दृष्टि से राज्य को अनेक छोटी छोटी इकाइयों में बांटा जाना है, जिससे जिला भी एक इकाई है। तो ये इन्होंने कहा कि जो शासन की दृष्टि से राज्य को अनेक छोटी इकाइयों में बांटा जाता है, उसी इकाई में से एक जिला भी एक इकाई है। एस खेरा जो है वो बताते हैं, जिला स्तर पर सार्वजनिक कार्यों का प्रबंधन जिला प्रशासन है। दूसरे अर्थों में क्या होता है, जिला प्रशासन जो है लोक प्रशासन का वह भाग है जो जिले की भौगोलिक सीमाओं के भीतर कार्य करता है। तो ये देख लीजिएगा।
आगे देखते हैं इसका संगठन कैसा है जिला स्तर पर, जिला प्रशासन का। तो जिला एक प्रशासनिक इकाई होती है। जिला अधिकारी जिले का प्रमुखिया मुखिया होता है। जिले के सभी विभागों के क्षेत्रीय कार्यालय जो होते हैं जिला अधिकारी के निर्देशन में कार्य करते हैं। कानून एवं व्यवस्था, जिले में पुलिस प्रशासन पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्य करती है। जो कानून व्यवस्था है जिले में किसके अंतर्गत, पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्य करती है। और जो पुलिस अधीक्षक है वो भी किसके अंतर्गत आता है, तो जिला अधिकारी के अंतर्गत आता है। और जिला अधिकारी जिला स्तर पर सभी प्रशासनिक इकाइयों का प्रमुख होता है। तो ये देखिए यहाँ पे दिया गया डायग्राम में। तो सबसे जिला प्रशासन में क्या होता है, सबसे ऊपर जिला अधिकारी होता है। उसके अंतर्गत सभी विभाग जो है उनके क्षेत्रीय कार्यालय आते हैं। फिर पुलिस आती है, पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में इसके अंतर्गत। फिर अतिरिक्त जिला कलेक्टर जो होते हैं वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं, जिला अधिकारी के। और उसके बाद राजस्व अधिकारी होते हैं, उसकी संरचना दी गई है। उप संभाग अधिकारी आते हैं उसके अंतर्गत। फिर तहसीलदार, फिर राजस्व निरीक्षक, फिर पटवारी। तो ये जितने भी पद दिए हैं यहाँ पे सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं, जिला अधिकारी के अंतर्गत आते हैं और जिला प्रशासन के अंतर्गत ये कार्यालय हैं। आगे क्या दिया है, प्रशासनिक इकाई के रूप में जिला। तो देख लेते हैं प्रशासनिक इकाई के रूप में जिले को। वैदिक काल में जिले के लिए क्या वर्ड यूज होता था, तो विश्व शब्द का प्रयोग किया जाता था वैदिक काल में। तो अगर आपसे पूछ ले वैदिक काल में जिले को किस नाम से जाना जाता था, तो विश्व नाम से जाना जाता था। और इसका जो प्रमुख होता था उसको क्या कहते थे, विश्वपति कहते थे। तो ये दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा कि वैदिक काल में जिले के लिए कौन सा शब्द उपयोग होता था, तो विश्व होता था। उसका जो मुखिया होता था उसको क्या कहते थे, विश्वपति कहते थे। मौर्य काल में आते हैं तो इसमें क्या कहते थे, जिले के लिए क्या शब्द यूज होता था, जनपद शब्द का उल्लेख मिलता था। मौर्य काल में इसके लिए क्या मिलता था, जनपद शब्द का उल्लेख। और इसका जो प्रमुख होता था वो कौन होता था, राजुक होता था। तो मौर्य काल में अगर आपसे पूछे जिले के संबंध में कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता था, तो जनपद का किया जाता था। और जो इसका प्रमुख होता था उसको राजुक कहते थे। सातवाहन साम्राज्य में आते हैं जिसमें जिले को क्या कहा जाता था, आहार कहा जाता था। सातवाहन साम्राज्य में जिले को क्या कहा जाता था, आहार कहा जाता था। और जो गुप्त काल में आते हैं उसमें जिले को क्या विषय या विषया कहा जाता था। गुप्त काल में जिले को क्या कहा जाता था, विषय या विषया। और इसका जो अधिकारी होता था वो क्या होता था, विश्वपति कहलाता था। तो यहाँ वैदिक काल में ध्यान रखिएगा विष कहा जाता था और विश्वपति उसका अधिक प्रमुख होता था। और गुप्त काल में विषय या विषया होता था जिसका अधिकारी विश्वपति होता था, विषयपति होता था। तो गुप्त काल में विषयपति कहते हैं और वैदिक काल में विश्वपति। तो ये ध्यान में रखिएगा, कन्फ्यूज ना होइएगा। आगे शेरशाह सूरी के समय जिले को क्या कहा जाता था, सरकार कहा जाता था। अगर शेरशाह सूरी के समय आते तो जिला जो इकाई है उसको क्या कहा जाता था, उस समय सरकार कहा जाता था। और इसका जो प्रमुख होता था वो क्या होता था, सिकदार सिकदारम। क्या कहा जाता था इसके प्रमुख को, सिकदार सिकदारम, शेरशाह सूरी के समय। मुगल साम्राज्य में आते हैं तो फिर मुगल साम्राज्य में जिले को क्या कहा जाता था, मुगल साम्राज्य में भी जिले को क्या कहा जाता था, सरकार कहा जाता था। और इसका जो अधिकारी होता था वो फौजदार या किरोड़ी होता था। तो मुगल काल में जो जैसे शेरशाह सूरी के समय भी जिले को सरकार कहा जाता था, वैसे ही मुगल काल में भी जिले को सरकार कहा जाता था। लेकिन इसके जो प्रमुख होता है वो मुगल काल में उसका नाम बदल दिया गया, उसको क्या कहते हैं, फौजदार या किरोड़ी। आगे देखते हैं क्या दिया इसमें, कलेक्टर पद का सृजन 1772 में। तो कलेक्टर पद का सृजन कब हुआ, 1772 में वॉरेन हेस्टिंग ने किया। तब कलेक्टर का कार्यालय को क्या काम करना होता था, राजस्व संग्रहालय कार्यालय के नाम से जाना जाता था। 1772 में जब वॉरेन हेस्टिंग ने कलेक्टर के पद का सृजन किया तब जो कलेक्टर का कार्यालय होता था उसको कहा जाता था राजस्व संग्रहालय कार्यालय के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में भारत के प्रत्येक राज्य में क्षेत्रीय प्रशासन की शीर्ष इकाई के रूप में जिला मौजूद है। तो वर्तमान में क्या है, भारत में प्रत्येक जो जिला है उसमें क्षेत्रीय प्रशासन की शीर्ष इकाई जो होती है वो क्या होती है, जिला उसको कहते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे दिया है क्या, जिला कलेक्टर पद का विकास दिया है, ये टाइमलाइन दी हुई है, इसको देख लेते हैं। जैसे 1772 में जिला कलेक्टर पद का सृजन हुआ। 73 में जिला कलेक्टर जो पद था उसकी समाप्ति कर दी गई। जो वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा स्टार्ट किया गया था जिला कलेक्टर के पद का सृजन, उसको क्या किया गया, 1773 में उसकी समाप्ति कर दी गई। फिर 1781 का समय आता है, फिर जिला कलेक्टर का पद का पुनः स्थापना की जाती है। और 86 में क्या होता है, बंगाल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का गठन किया जाता है इसी के अंतर्गत। फिर 1787 में जिला कलेक्टर को राजस्व, दीवानी, यहाँ दीवारी लिखा है, दीवानी और मजिस्ट्रेट कार्य सौंपे गए हैं। तो राजस्व, दीवानी और मजिस्ट्रेट कार्य इसको सौंपे जाते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा। फिर 1798 में कार्यपालिका ने कलेक्टर की न्यायिक शक्तियाँ समाप्त कर दी। तो 1798 में क्या होता है, जो कार्यपालिका है उसने कलेक्टर जो था जिले में उसकी जो न्यायिक शक्तियाँ होती थी उसकी शक्तियाँ को समाप्त कर दिया गया। तो फिर क्या बचा, केवल राजस्व और दीवानी वो मजिस्ट्रेट वाले कार्य इसके पास बचे हैं। तो वर्तमान में भारत में जिला कलेक्टर की भूमिका देख लेते हैं। भारत में जिला कलेक्टर, तो भारत में जिलाधीश का कार्यालय प्रशासनिक दृष्टि से एक अद्वितीय कार्यालय है, क्योंकि किसी भी देश में इस तरह का कोई कार्यालय नहीं है। केवल फ्रांस के प्रीफेक्ट का पद जो है भारत के जिलाधीश के समकक्ष है।
जो फ्रांस में प्रीफेक्ट का पद होता है वही भारत के जिलाधीश या भारत के जिला कलेक्टर जो होता है उसके समकक्ष है। वह विभाग का प्रमुख होता है और केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है। फ्रांस में प्रीफेक्ट का कार्यालय जो है क्या कहते हैं, प्रीफेक्टोरेट के नाम से जाना जाता है। तो फ्रांस में जो प्रीफेक्ट का कार्यालय है उसको किस नाम से जाना जाता है, प्रीफेक्टोरेट के नाम से जाना जाता है। इसीलिए क्या है, भारत में जो जिला कलेक्टर के कार्यालय है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो कलेक्ट्रेट नाम से जाना जाता है। तो इसी के आधार पर भारत में भी नाम रखा गया, कलेक्टर का कार्यालय कलेक्ट्रेट हो गया। फ्रांस में जो प्रीफेक्ट का कार्यालय होता है उसको क्या कहते हैं, प्रीफेक्टोरेट। तो ये ध्यान में रखिएगा। कलेक्टर का जो अर्थ होता है शाब्दिक को क्या होता है, एकत्रित करने वाला। तो इसके नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, कलेक्टर में भी कलेक्ट शब्द आ रहा है। कलेक्ट का मतलब क्या होता है, एकत्रित करने वाला। आगे क्या दिया है, 1772 में वॉरेन हेस्टिंग ने भू राजस्व संग्रहण की दृष्टि से कलेक्टर का पद और उसके कार्यालय का सृजन किया था। रॉल्फ सेल्डन पहले कलेक्टर बनाए गए थे। तो पहले कलेक्टर कौन बनाए गए थे वॉरेन हेस्टिंग के समय, रॉल्फ सेल्डन जो है वो पहले कलेक्टर बनाए गए थे। फिर 1773 में कलेक्टर का पद समाप्त कर दिया जाता है और 1781 में इसको क्या पुनः स्थापना कर दी जाती है इसकी। 1787 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा कलेक्टर को शांति व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपी गई। अब कलेक्टर जिला स्तर पर राजस्व संग्रहण के साथ साथ आपराधिक नियमन भी प्रभारी बन गया। तो क्या होता है कि कॉर्नवालिस का समय आता है, उसमें जो कलेक्टर है उसको राजस्व से पहले केवल इकट्ठा करने के लिए उसको बनाया गया था। उसके बाद क्या होता है, जो कॉर्नवालिस आता है वो क्या करता है कि कलेक्टर को आपराधिक नियमन का प्रभारी बना देता है, कि आपराधिक मुकदमे भी देखने लगता है कलेक्टर। अब जिला कलेक्टर जो होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर दंड नायक के नाम से भी जाना जाने लगा। तो कॉर्नवालिस के बाद से क्या होता है, जो जिला कलेक्टर होता है उसको दंड नायक के नाम से भी जाने जाने लगा, मतलब दंडाधिकारी के नाम से भी उसको जाने लगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी कहने लगे। और 1793 में कॉर्नवालिस ने कलेक्टर की न्यायिक शक्तियाँ खत्म कर दी गई और दंडाधिकारी की शक्तियाँ यथावत रहीं। आगे देखते हैं क्या दिया इसमें। आगे आता है हार्ड मैकेंजी ने 1812 में कलेक्टर को अत्यधिक शक्तियों से लैस कर दिया। तब साइमन कमीशन ने जिला कलेक्टर को ब्रिटिश राज्य के तत्व की संज्ञा दी। जब 1812 में कलेक्टर को अत्यधिक क्या कर दिया, शक्तियों से लैस कर दिया, किसने, हॉल मैकेंजी ने, तो जिला कलेक्टर को ब्रिटिश राज्य के तत्व की संज्ञा दी जाने लगी और आकायल आयोग ने अनुशंसा की कि कलेक्टर के सर्वोच्च समन्वयकारी एजेंसी के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए। अति शक्तिशाली पदाधिकारी होने के कारण उस समय ब्रिटिश नेपोलियन कहा जाता था इनको, कलेक्टर को। तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे क्या दिया है, जिलाधीश के प्रचलित नाम जो हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जो जिलाधीश है इसके प्रचलित नाम है, देख लेते हैं इनको। भारत में क्या है, राज्यों के में कलेक्टर को विभिन्न अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कलेक्टर जो शब्द है उसको कहाँ यूज़ किया जाता है, तो कलेक्टर आंध्र प्रदेश में चलता है, छत्तीसगढ़ में चलता है, गुजरात में कलेक्टर पद के नाम से जाना जाता है जिलाधिकारी, और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा में। डिप्टी कमिश्नर कहाँ पे, असम, बिहार, झारखंड, हरियाणा, कर्नाटक में। तो डिप्टी कमिश्नर कहाँ कहाँ पे जाना जाता है इस नाम से, तो असम हो गया, बिहार, झारखंड, हरियाणा, कर्नाटक, पंजाब हो गया। जिला दंडाधिकारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहाँ पे नाम से जाना जाता है, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आदि अधिकतम राज्यों में इसे कलेक्टर नाम से ही जाना जाता है। तो यूपी में हो गया, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड में इसको किस नाम से जाना जाता है, तो जिला दंडाधिकारी के नाम से जाना जाता है। नियुक्ति के संबंध में प्रावधान देखते हैं इसके। जिलाधीश भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य होता है, मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो होती है आईएएस की, उसका क्या होता है, सदस्य होता है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा के माध्यम से इनका चयन होता है। राज्य काडर पद्धति के आधार पर यह राज्य समूहों में से किसी भी राज्य में नियुक्त कर दिए जाते हैं और सेवानिवृत्ति तक उस राज्य समूह से जुड़े रहते हैं। कार्यकाली पद्धति के आधार पर क्या होता है, ये कुछ समय के लिए केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर जा सकते हैं। संबंधित राज्य को इन्हें कलेक्टर नियुक्त करने, हटाने और स्थानांतरित करने का अधिकार होता है। जो जिस भी राज्य में इनकी नियुक्ति की जाती है उस राज्य के पास क्या क्या पावर होती है इनके संबंध में, तो उसको नियुक्ति करने, हटाने और स्थानांतरित करने का अधिकार होता है। आरंभ में उसकी नियुक्ति क्या होती है, असिस्टेंट कलेक्टर के पद पर होती है। तो आरंभ में कौन से, असिस्टेंट कलेक्टर के पद पर होती है नियुक्ति, और 4 से 7 वर्ष के बाद वह कलेक्टर बन जाता है। तो जो भी आईएएस लेवल के होते हैं वो पहले क्या जानते हैं, असिस्टेंट कलेक्टर बनते हैं, और फिर 4 से 7 वर्ष के बाद वो कलेक्टर बन जाते हैं। आगे दिया है क्या, संबंधित राज्य का राज्यपाल उसकी नियुक्ति करता है और संविधान का अनुच्छेद 311, कौन सा अनुच्छेद, संविधान का अनुच्छेद 311 के तहत उसे संरक्षण प्राप्त है। तो संविधानिक पद है इसलिए इसको संविधान के तहत एक संरक्षण भी प्राप्त किया गया अनुच्छेद 311 के तहत, और इसकी नियुक्ति राज्यों में राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्या, सेवा शर्तें इसकी कौन कौन सी हैं।
कलेक्टर की सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? केंद्रीय सरकार करती है। तो जितनी भी सेवा शर्तें हैं कलेक्टर की, उसका निर्धारण कौन करता है? तो केंद्र की सरकार करती है। उसके द्वारा दी जाने वाली सेवाएं संबंधित राज्य के अधीन होती हैं। जो भी सेवाएं दी जाती है कलेक्टर द्वारा वो संबंधित राज्य के अधीन होती हैं। उसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है, स्थानांतरण करती है। लेकिन कोई भी ऐसी अनुशासनात्मक कार्यवाही, उसके खिलाफ जांच, निलंबन, ये सब कौन करता है? केंद्र सरकार के निर्णय के अधीन आता है। तो राज्य सरकार इस पर कुछ भी नहीं कर सकती है। अगर उसका अनुशासनात्मक कार्रवाई चलानी, उसके खिलाफ जांच कराना हो या निलंबन की कार्रवाई जितनी भी होगी केंद्र सरकार के निर्णय के अधीन होगी, ना कि राज्य सरकार के। अगर राज्य सरकार ज़्यादा से ज़्यादा कर सकती है तो क्या कर सकती है? उसका स्थानांतरण कर सकती है। कलेक्टर के अनुच्छेद 311 के तहत संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है, अर्थात आवश्यक जांच किए बिना, आरोपों की उसे सूचना दिए बिना उसे ना तो बर्खास्त किया जा सकता है और ना ही उसकी रैंक में कमी लाई जा सकती है। तो अगर उसको उसके ऊपर कोई जांच बैठानी है तो उसको क्या करना है? आवश्यक जांच के बिना आरोपों की सूचना देनी पड़ेगी उसको, और उसे ना तो बर्खास्त किया जाता है बिना उसे बताए, और ना ही उसकी रैंक में कोई कमी लाई जा सकती है। वेतन भत्ते देख लेते हैं कलेक्टर के। कलेक्टर के वेतन केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। वेतन के अलावा उसे महंगाई भत्ता भी दे दिया जाता है। सरकार भत्ता राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है, और उसके वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। अगर कलेक्टर के जो वेतन भत्ते हैं वो किससे दिए जाते हैं? राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। तो ये चीज़ देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। उसको वेतन भत्ते कहाँ से दिए जाते हैं? तो राज्य की संचित निधि से, ये ध्यान में रखिएगा। उसके कार्य और भूमिका देख लेते हैं। कलेक्टर का मूल कार्य क्या होता है? भू राजस्व का संग्रहण करना। तो मूल कार्य क्या है? भू राजस्व का संग्रहण करना। वह जिले की समस्त सरकारी भूमि का भी स्वामी होता है। राजस्व विभाग के पदेन उप सचिव के रूप में सरकार की ओर से इसे भूमि का प्रबंधन, नियमन और हस्तांतरण करता है। तो वो सचिव के रूप में अगर सरकार की ओर से क्या करता है? जो भी भूमि है उसको क्या करता है? प्रबंधन करता है, नियमन करता है और हस्तांतरण करता है। वह किसानों से भू राजस्व, लगान की वसूली करता है। पहले होता था ये लगान की वसूली, अब भू राजस्व की वसूली करता है। उसके सभी कार्य तहसीलदार, गिरदवार, पटवारी आदि उसकी सहायता करते हैं। तो ये सब कार्य करने के लिए उसके पटवारी हो गए, उसके अंतर्गत तहसीलदार हो गए, और रेवेन्यू इंस्पेक्टर जो भी हो, गिरदवार नाम से जाना जाता है उसको, गिरदावर नाम से, तो वो सब उसकी सहायता करते हैं। जिला कलेक्टर के रूप में कार्य देख लेते हैं इसके क्या क्या है। पहला, राजस्व प्रशासन कलेक्टर का निम्नलिखित कार्य है, और इस भूमिका में वह निम्नलिखित कार्य करता है। वह भू राजस्व की वसूली करता है, सरकार के बकाया की वसूली करता है, समय समय पर भू अभिलेखों का लेखा और संशोधन करता है। राजस्व विभाग के पदेन उप सचिव की भूमिका में भूमि अधिग्रहण संबंधी सभी कार्यवाही वही करता है। अगर आवश्यक हो तो वह निजी भूमि का अधिग्रहण भी कर सकता है। जिले के सांख्यिकी गणना, फसल गणना, पशु गणना आदि कराता है। जिले की नजूल भूमि का प्रशासन संभालता है। वह तकावी ऋण का वितरण और वसूली करता है। जिले के स्टाम्प एक्ट का क्रियान्वयन जिला कलेक्टर की जिम्मेदारी है। वह अधीनस्थ राजस्व अधिकारियों के निर्णयों के विरुद्ध अपील करता है। वह जमींदारों के उन्मूलन हेतु क्षतिपूर्ति भुगतान तथा पुनर्वास हेतु अनुदान के मामले देखता है। कृषि पर आयकर का निर्धारण और वसूली करता है। जिले में भू राजस्व सुधारों को लागू करता है। तो ये सब इसके कार्य दिए हैं क्या क्या। तो एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। भू राजस्व की वसूली करता है, सरकार के बकाया ऋण की वसूली करता है, समय समय पर भू अभिलेखों का लेखा और संशोधन करता है। राजस्व विभाग के पदेन उप सचिव के रूप में क्या करता है कि अधिग्रहण संबंधी सभी कार्यवाही वही करता है। अगर आवश्यक पड़े तो निजी भूमि का भी अधिग्रहण कर सकता है। जिले के सांख्यिकी गणना, फसल गणना और पशु गणना सारी करता है। वह जिले की नजूल भूमि का प्रशासन संभालता है, तकावी ऋण का वितरण और वसूली करता है। जिले के स्टाम्प एक्ट का क्रियान्वयन जिला कलेक्टर की जिम्मेदारी है। अधीनस्थ राजस्व अधिकारियों के निर्णय के विरुद्ध अपील करता है। जमींदारों के उन्मूलन हेतु क्षतिपूर्ति भुगतान, पुनर्वास हेतु अनुदान के मामले देखता है। कृषि पर आयकर का निर्धारण करता है और उसकी वसूली भी करता है, और जिले में भू राजस्व सुधारों को लागू करता है। सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशासक के रूप में कार्य देख लेते हैं इसके। तो सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशासक के रूप में इसके कार्य क्या है? तो जिला कलेक्टर का कार्यालय सूत्र अभिकरण है। तो वह राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग की क्षेत्रीय इकाई है। इस विभाग की राजनीतिक प्रमुख मुख्यमंत्री और प्रशासनिक मुख्य प्रमुख जो होता है मुख्य सचिव और कलेक्टर कार्यालय क्षेत्रीय इकाई होता है। राजस्व विभाग की क्षेत्रीय इकाई होने के कारण ही कलेक्टर जो है कार्यालय जिला प्रशासन का केंद्र और अन्य सभी क्षेत्रीय विभाग उसकी सहायता इकाई होती हैं। इस भूमिका में वह कौन कौन से कार्य करता है? तो सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशासक के रूप में कौन कौन से कार्य करता है?
तो ये दिए हैं, जैसे वह स्वयं के जिले के तहसीलदार, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, पटवारी आदि से संबंधित स्थानांतरण, अवकाश आदि मामले देखता है और उनके विरुद्ध तत्कालिक अनुशासनिक कार्रवाई भी कर सकता है। प्रत्यक्ष अधीनस्थ अधिकारियों जैसे डिप्टी कलेक्टर हो गया, अतिरिक्त जिला कलेक्टर आदि के कार्य में विभाजन करता है। अपने जिले के अधिकारियों और अधीनस्थ अधिकारियों का वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन लिखता है। अपने कार्यालय के तृतीय चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, अनुशासन संबंधी मामले देखता है। जिला स्तर के सभी अधिकारियों में समन्वय स्थापित करता है। सरकारी आदेशों का क्रियान्वयन, प्रोटोकॉल, प्रशासन तथा शराब, पेट्रोल, मांग की बिक्री आदि के मामले संभालता है। वह वार्षिक बजट तैयार करता है। जिले का और न्यायिक अधिकारियों को छोड़कर अन्य सभी जिले के राज्याधीन अधिकारियों पर सामान्य नियंत्रण भी रखता है। तो न्यायिक अधिकारियों को छोड़कर जितने भी सभी जिले के राज्याधीन अधिकारी हैं उन पर क्या करता है, सामान्य नियंत्रण भी रखता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, कानून एवं व्यवस्था से जुड़े प्रशासक के रूप में उसके कार्य कौन कौन से हैं। तो कानून और व्यवस्था से जुड़े प्रशासक के रूप में जिला कलेक्टर के कार्य देखते हैं। कलेक्टर अपनी क्षमता से जिले में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। वह जिले का प्रथम श्रेणी का दंडाधिकारी और जिला मजिस्ट्रेट है। इसके लिए पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में पुलिस बल उसकी सहायता में सदैव तैयार रहती है। और भारतीय पुलिस अधिनियम 1861 में पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में पुलिस बल को कलेक्टर की सहायता हेतु होने का उल्लेख किया गया है। तो क्या है, एसपी जो होता है किसके लिए तैयार रहता है, जो जिला मजिस्ट्रेट या जिला कलेक्टर है उसकी सहायता के लिए इसको तत्पर रहना होता है सदैव। ऐसा लिखा है भारतीय पुलिस अधिनियम की 1861 जो है उसमें क्या लिखा है कि पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में पुलिस बल जो होगा सदैव कलेक्टर की सहायता हेतु होने का उल्लेख करेगा। और जिला कलेक्टर जिला मजिस्ट्रेट के रूप में भी कार्य करता है। आगे देखते हैं क्या है? जिले में शांति व्यवस्था दुरुस्त बनाए, त्यौहार, रैली, जुलूस आदि के समय पुलिस और कार्यकारी दंडाधिकारियों की ड्यूटी लगवाना, क्षेत्राधिकार में आने वाले जिला मजिस्ट्रेटों का नियंत्रण और पर्यवेक्षण करना, सार्वजनिक शांति व्यवस्था भंग होने की स्थिति में तत्काल कार्रवाई, चेतावनी, लाठीचार्ज, आंसू गैस, कर्फ्यू, फायरिंग संबंधी मामले देखना, आपराधिक प्रक्रिया संहिता धारा 144 के तहत आदेश जारी करना। धारा 144 के तहत आदेश भी ये जारी करता है। कर्फ्यू लगवाना और लाठीचार्ज, आंसू गैस, गोले, फायरिंग संबंधी जितने मामले होते हैं सब इसी के अंतर्गत आते हैं। किस लिए? सार्वजनिक शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए। सरकारी और अन्य से प्राप्त याचिकाओं पर विचार करना और समाधान करना, उनका कारागारों का निरीक्षण और जेल प्रशासन पर नियंत्रण रखना, कैदियों को पैरोल पर मुक्त करना और समयावधि से पूर्व छोड़ना, पुलिस थानों का निरीक्षण और नियंत्रण करना, जिले की वार्षिक आपराधिक प्रतिवेदन सरकार को प्रेषित करना, होटल, पेट्रोलियम, शस्त्र, विस्फोट आदि के लाइसेंस जारी करना, निलंबन या निरस्तीकरण करना, ये सब कार्य किसके अंतर्गत आते हैं? सब जिला अधिकारी के अंतर्गत आते हैं। कैदियों को दी जाने वाली सुविधाओं को समय समय पर पर्यवेक्षण भी करना, तो ये सब किसके कार्य हैं? तो ये सब कार्य हैं जिला कलेक्टर के। जिला पुलिस का पर्यवेक्षण नियंत्रण भी करना, फैक्ट्रीज एक्ट, ट्रेडमार्क एक्ट के तहत अपराधियों को दंड देना, प्रेस का क्रियान्वयन और मनोरंजन को लागू करना, गन्ना कर, गन्ना लोबी और वसूली करना आदि की। जिले में असामान्य घटना की स्थिति में सशस्त्र बल को बुलाना। नेक्स्ट क्या है, जिला विकास अधिकारी के रूप में कार्य क्या क्या होते हैं? तो ये किस जिला विकास अधिकारी के नाम के रूप में कार्य देख लेते हैं इसके। तो स्वतंत्रता के बाद जिला कलेक्टर के विकास संबंधी दायित्वों में वृद्धि हुई। विकास कार्यों के नियंत्रण, समन्वयक, मार्ग निर्देशक के रूप में उसकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो गई, जो निम्नलिखित है। जिला कलेक्टर जिला परिषद का पदेन सदस्य होता है। जिला कलेक्टर जो होता है किसका, जिला परिषद जो होती है उसका पदेन सदस्य होता है। वह संवाद या विधायक विधि पर नियंत्रण रखता है। किस पे? वह संवाद और विधायक विधि पर नियंत्रण रखता है। जिले के क्षेत्राधिकारी में आने वाले जिला के क्षेत्राधिकार में आने वाली स्थानीय संस्थाओं की विकास में मदद करता है और उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करता है, जैसे पंच को पदमुक्त करना। ये सब कार्रवाई कौन करता है? जिलाधिकारी, जिला विकास अधिकारी। जिले के समस्त विकास अधिकारियों को नियमित बैठक लेता है और जिले के विकास के निर्देशन और पर्यवेक्षण करता है और समय समय पर समीक्षा करता है। इस तरह कलेक्टर जिले के में क्या करता है? विकास कार्यों का कप्तान होता है। क्या है, जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में इसके कार्य कौन कौन से हो जाते हैं? तो जिला कलेक्टर जो होता है लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकायों के चुनाव हेतु संपूर्ण जिले का प्रभारी होता है। वह जिले का रिटर्निंग ऑफिसर होता है। तो जिला अधिकारी क्या होता है? रिटर्निंग ऑफिसर भी होता है जिले का इलेक्शन के टाइम। वह लोकसभा, विधानसभा के प्रत्याशियों के नामांकन पत्र प्राप्त करता है और उनकी जांच करता है। उन्हें स्वीकृत या खारिज कौन करता है? तो जिला कलेक्टर ही करता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। मतदाता सूचियाँ जो होती है उनकी जांच करवाता है और मतदान और मतगणना की व्यवस्था भी करवाता है। अन्य कार्य और शक्तियाँ कौन कौन सी हैं इसकी? तो ये देखते हैं।
जिले का जनगणना अधिकारी होता है, प्रत्येक 10 वर्ष में जिले की जनगणना करवाता है। जिले में सैनिकों हेतु कल्याणकारी जो योजनाएं चलाता है, जैसे भूखंड आवंटित करना। जिले का मुख्य प्रोटोकॉल अधिकारी होता है और प्रोटोकॉल प्रशासन पर नियंत्रण रखता है। जिला योजना क्रियान्वयन समिति का अध्यक्ष भी होता है। जिले में राष्ट्रीय बचत योजना, राष्ट्रीय सुरक्षा निधि योजना का क्रियान्वयन करता है और इनकी जिला स्तर पर संस्थाओं की अध्यक्षता करता है। वह जिले में आयोजित जो समारोह में राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। जिले में सिविल विवाह का पंजीयन करवाता है। जिले में नगर निगम के कार्यों की भी देखरेख करता है। जिला स्तर पर सरकार से जनसंपर्क अधिकारी के रूप में भूमिका निभाता है। सार्वजनिक आपूर्ति प्रणाली सुनिश्चित करता है। उचित मूल्य की दुकान का आवंटन करता है। कर्मचारियों को सरकारी क्वार्टर का आवंटन करता है। जिले का वार्षिक गजेटियर तैयार करवाता है और आपातकाल व प्राकृतिक आपदा के समय जिले में आपदा प्रशासक के रूप में भी भूमिका निभाता है। तो इतने सारे कार्य होते हैं जिला कलेक्टर के। जिला विकास अधिकारी के रूप में, जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में, ये हो गया कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए, समान प्रशासन विभाग के प्रशासक के कार्य के रूप में, और ये अदर कार्य हो गए। अब देखते हैं इसकी बदलती भूमिका क्या है। जिला जो कलेक्टर होता है उसकी बदलती भूमिका देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद जिला कलेक्टर की बदलती भूमिका। स्वतंत्रता के बाद भारत में राज्य क्या क्या हो गया, लोक कल्याणकारी स्वरूप अपनाया गया, जिससे कलेक्टर की भूमिका, अधिकार और दायित्व भी प्रभावित हुए। इन्हें प्रमाणित करने वाले कौन से कारक है, नीचे दिए हैं। मुख्य राज्य के स्थान पर राज्य का कल्याणकारी स्वरूप अपनाया जाना, जिससे प्रशासन के कार्यों और गतिविधियों का विस्तार हुआ। स्वतंत्रता के बाद कलेक्टर की राजस्व भूमिका गौण हो गई और उसके द्वारा किए जाने वाले विकास कार्य महत्वपूर्ण हो गए। संसदीय प्रणाली की सरकार अपनाए जाने पर भी कलेक्टर की भूमिका में परिवर्तन आया। बढ़ते सामाजिक और जातिगत तनावों के कारण सुरक्षा और विशेष सतर्कता आवश्यक हो गई। 75वें और यहाँ पे 73 होगा, 75 लिखा है। 73वें और 74वें संविधान संशोधन से स्थानीय शासन संस्थाओं का विकास और सुदृढ़ीकरण हुआ। नेक्स्ट है औपनिवेशिक शोषण के बजाय कल्याण अभिमुखी शासन को अपनाया गया। सभी अधिकारियों प्रतिनिधियों की भूमिका अब एक लोक सेवक के रूप में हो गई और जिससे उनके जन कल्याण कार्यों में वृद्धि हुई। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण हो गया, आर्टिकल 50 में दिया है। सिटीजन चार्टर और ई गवर्नेंस के कारण सार्वजनिक कार्यों में पारदर्शिता आई। प्रेस और सूचना के साधनों में तीव्र गति से विकास होने के कारण भी इसके भूमिका में परिवर्तन हुआ। उदारीकरण वैश्वीकरण के कारण भी कलेक्टर के पद की जो है उसमें भूमिका में परिवर्तन आया। ये कब हुआ था एलपीजी रिफॉर्म, तो 1991 में, ये ध्यान में रखिएगा। और नागरिकों में राजनीतिक जागरूकता और साक्षरता बढ़ाना और दबाव समूह और राजनीतिक दलों का बढ़ता प्रभाव, इन सब के कारण क्या हुआ है कि जो कलेक्टर है उसकी पद जो है उसकी भूमिका में कई सारे बदलाव हुए हैं। आगे देखते हैं लखीना पैटर्न। तो ये लखीना पैटर्न क्या है इसको जानते हैं। जिला कलेक्टर की कार्यालय प्रक्रिया में सुधार से संबंधित, इसे अहमदनगर में कलेक्टर अनिल लखीना ने लागू किया था। तो ये अनिल लखीना ने लागू किया था, इसलिए इसको क्या कहते हैं, लखीना पैटर्न भी कहते हैं। और ये किस लिए, जिला कलेक्टर की कार्यालय प्रक्रिया में सुधार से संबंधित है। अच्छे परिणामों के बाद क्या हुआ था, इसे क्या राजस्थान में भीलवाड़ा, अजमेर और गंगानगर जिलों में लागू किया गया। तो अहमदनगर जो महाराष्ट्र में पड़ता है, वहाँ के जिला कलेक्टर थे अनिल लखीना। इन्होंने लखीना पैटर्न दिया है, संबंधित किससे, जिला कलेक्टर की कार्यालय प्रक्रिया में सुधार से संबंधित है। और इसके परिणाम अच्छे मिले तो इसमें क्या किया गया, राजस्थान के भीलवाड़ा, अजमेर और गंगानगर जिलों में भी इसको लागू कर दिया गया। इसमें अपनाए गए जो सुधार है वो नीचे दिए हैं, देख लेते हैं इनको। तो इसमें जो सुधार अपनाए गए उसमें क्या होता है, लखीना पैटर्न के अंतर्गत जनता क्लर्क संबंधों में नवाचार किया गया। कार्यालय की प्रक्रिया का जो सरलीकरण है उसको किया गया। और व्यक्तिगत जिम्मेदारी को सुनिश्चित करना भी इसके लखीना पैटर्न के अंतर्गत आता है। तो इनको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। जनता क्लर्क के संबंध में नवाचार का क्या मतलब है, तो लखीना प्रयोग में जनता और क्लर्क के मध्य सहयोगपूर्ण संबंधों पर बल दिया गया। किस पे, तो सहयोगपूर्ण संबंधों पर बल दिया गया। और साथ ही अपना काम को लेकर नागरिक वरिष्ठ अधिकारी से भी मिल सकता है। तो इसमें क्या किया गया, सहयोगपूर्ण संबंधों पर बल दिया गया और जो नागरिक है वो क्या करता है, वरिष्ठ अधिकारियों से भी मिल सकता है अपने काम को लेकर। दूसरा क्या है, कार्यालय की प्रक्रिया का सरलीकरण। तो कार्यालय प्रक्रिया को आसान बनाया गया, जिससे क्या होता है, दस्तावेज और फाइलें जो हैं समय पर उपलब्ध हो सकें और साथ ही आम नागरिक इसे आसानी से समझ सके और कार्य जो है त्वरित गति से संपन्न हो सके। तो कार्यालय की प्रक्रिया का सरलीकरण के अंतर्गत ये चीज़ें आ जाएंगी। और व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तिगत जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के संबंध में क्या है कि तीसरे सुधार के तहत अनुभाग के समस्त कार्मिकों को एक हॉल में इस तरह बैठाया गया कि वे व्यक्तिगत जिम्मेदारी से बंध गए और अनुभाग अधिकारी प्रत्येक कर्मचारी पर नज़र रख सकता है। तो अनुभाग अधिकारी जो भी होगा व्यक्ति जिम्मेदारी के तहत
वो जो प्रत्येक कर्मचारी है उस पर नज़र रखेगा, साथ ही वह पर्याप्त जो भी जिसमें जहाँ भी बैठाए गए वहाँ हवा, प्रकाश, पानी आदि की व्यवस्था की गई। तो यही चीज़ बताया। ये कौन सा पैटर्न है? लकीना पैटर्न है। किस लिए लकीना पैटर्न आया था? तो कलेक्टर के कार्यालय प्रक्रिया में सुधार करने से संबंधित। और अनिल लकीना ने किसके लागू किया था? कहाँ? अहमदनगर, महाराष्ट्र में पहले, उसके बाद भीलवाड़ा, अजमेर, गंगानगर में इसको लागू किया गया क्योंकि इसके परिणाम अच्छे मिले थे। इसके अंतर्गत जनता क्लर्क संबंधों में नवाचार किया गया, कार्यालय की जो प्रक्रिया होती है उसमें सरलीकरण किया गया, कौन सी व्यक्तिगत जिम्मेदारी सुनिश्चित करना भी इसके अंतर्गत किया गया। आगे देखते हैं क्या है 21वीं शताब्दी में चुनौतियां। तो 21वीं शताब्दी में चुनौतियों के संबंध में देखते हैं। वर्तमान समय में जिला कलेक्टर को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। यद्यपि जिला स्तर पर कई विभागों और अधिकारी उसकी सहायतार्थ होते हैं, लेकिन फिर भी उसका अधिकांश समय केवल रिपोर्टिंग, समन्वय, पर्यवेक्षण में ही निकल जाता है तथा उसे आत्म संवर्धन का समय ही नहीं मिलता। ब्रिटिश काल में जिला अधिकारी को एक ऐसा कछुआ माना जाता था जिस पर सरकार स्वरूप हाथी खड़ा होता था। जैसा कि हम M.K. चतुर्वेदी कहते हैं, क्या कहते हैं, जैसे कि M.K. चतुर्वेदी की स्वतंत्रता के बाद वह हाथी काफ़ी बड़ा हुआ, न केवल आकार में बल्कि भारत में भी इसका व्यवहार भी अधिक उग्र हो गया और वह अधिक प्रतिबद्धता चाहता है, वह गलतियों के लिए कम क्षमता करना चाहता है। वर्तमान में जिला कलेक्टर अग्रलिखित समस्याओं का सामना कर रहा है। तो ये क्या दिया गया इसमें? तो ये बोलते हैं M.K. चतुर्वेदी क्या बताते हैं कि स्वतंत्रता के बाद जो है, जो हाथी पहले माना जाता था, हाथी स्वरूप सरकार का खड़ा है किसके? कछुआ के ऊपर। और कछुआ किसको बताया गया था? जिला अधिकारी को। तो ये बताते हैं कि स्वतंत्रता के बाद ऐसा हुआ कि हाथी जो है काफ़ी बड़ा हुआ, न केवल आकार में बल्कि भारत में भी इसका व्यवहार भी अधिक उग्र हो गया और वह अधिक प्रतिबद्धता चाहता है, वह गलतियों के लिए कम क्षमता करना चाहता है। और वर्तमान में जो जिला कलेक्टर है, इसी के तहत जो जो कछुआ था, जिसको पहले कछुआ कहते थे, तो वह कौन सी गलतियों का सामना कर रहा है? तो ये बताते हैं बहुत ज़्यादा कार्य बोझ उसके ऊपर हो गया, अति कार्य बोझ। अति कार्य बोझ में क्या? जिला कलेक्टर का समय विभिन्न शिकायतें सुनने, राजस्व मामले, न्यायिक मामले, विभागीय समन्वय समितियों की अध्यक्षता करने, विभिन्न निरीक्षण कार्य करने, विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा करने, महत्वपूर्ण सरकारी पत्राचार करने, सरकारी कार्यक्रमों में भाग लेने आदि में समाप्त हो जाता है। इन सब में समाप्त हो जाता है। और व्यस्त है दिनचर्या के बावजूद जिला कलेक्टर बाल श्रमिकों, इतनी व्यस्त दिनचर्या होने के बावजूद जिला कलेक्टर जो होता है बाल श्रमिकों, पीड़ित महिलाओं, दीनहीनों के लिए कार्य करने में विशेष आनंद की अनुभूति करते हैं। इस तरह जिला अधिकारियों की दिनचर्या अत्यधिक कार्य क्षेत्र वाली है। भ्रष्टाचार, नौकरशाही समाज में नैतिकता को प्रतिबिंबित करती है। जिला प्रशासन की सबसे बड़ी समस्या भ्रष्टाचार है। बड़े व्यक्ति के सिद्धांत के कारण क्या है? बड़े व्यक्ति के सिद्धांत के कारण उसकी पहचान उसके गुणों से न होकर उसकी संपत्ति से होती है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य विधि सम्मत वेतन के रूप में प्राप्त राशि को पर्याप्त नहीं मानते हैं और इस कमी को विधि बाह्य स्रोतों से पूरा करते हैं। इसी कारण अधिकतर राज्यों में विकास परियोजनाएं भ्रष्टाचार के मरुस्थल में विलीन हो जा रही हैं और भ्रष्टाचार एक अनिवार्य सामाजिक संस्कृति के रूप में विकसित हो गया है। तो ये ध्यान में रखिए। आगे क्या है? का अस्थायित्व। कार्यालय का अस्थायित्व। जिला अधिकारी को कार्यालय की अस्थिरता से जूझना पड़ रहा है, जिसका मुख्य कारण है राजनीतिक अस्थिरता। कारण क्या होता है कि जो जिला अधिकारी हो कार्यालय की अस्थिरता से जूझ रहा है। राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए जिला अधिकारी असमय भी स्थानांतरण कर दिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? कार्यरत अधिकारियों का मनोबल कम हो जाता है और जिले में विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन भी बाधित होता है। तो ये चीज़ इसमें देख लीजिएगा। आगे क्या है? राजनीतिक हस्तक्षेप। राजनीतिक हस्तक्षेप में क्या है कि जिला अधिकारी के कार्यों में राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत हावी है, जिस कारण जिला अधिकारी समता, न्याय व विधि के आधार पर लिए गए अपने स्वतंत्र निर्णयों का निर्वहन करने में सक्षम नहीं होता है। क्षेत्रीय राजनेताओं ने अत्यधिक भायादोहन के द्वारा क्या किया है? संस्था को पंगु बना दिया गया है। विभागीकरण। नेक्स्ट क्या है? विभागीकरण। तो स्वतंत्रता के बाद जिला स्तर पर विभिन्न विकास विभागों का सृजन किया गया है। राज्यों के विभागों की क्षेत्रीय इकाई जिला स्तर पर गठित की गई है, जिससे जिला स्तर पर समानांतर पद सोपान अस्तित्व में आया है, क्योंकि जिला स्तरीय अधिकारी जिला अधिकारी को महत्व नहीं देकर अपने विभागाध्यक्ष जो उनके ऊपर अत्यधिक निर्भर होते हैं। जैसे पुलिस अधीक्षक द्वारा DIG को विशेष महत्व दिया जाना। पुलिस कमिश्नर प्रणाली ने भी इस संदर्भ में जिला कलेक्टर की पद की भूमिका जो है उसको कम किया। आगे क्या है? इस प्रकार जिला कलेक्टर जो है वर्तमान समय में कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इस दिशा में महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए। तो जितनी भी समस्याओं का सामना कर रहे हैं उसके संबंध में कुछ ये सुझाव दिए गए, तो इनको देख लेते हैं। जिला कलेक्टर को केवल राजस्व, कानून एवं व्यवस्था, विनियामकी कार्य आदि का भी दायित्व दिया जाना चाहिए। जिला कलेक्टर को राजस्व, कानून एवं व्यवस्था, विनियामकी कार्य आदि का भी दायित्व भी देना चाहिए।
जिला कलेक्टर को अपने कार्यों व शक्तियों का प्रत्यायोजन उप जिला कलेक्टर या अतिरिक्त जिला कलेक्टर जैसे पदाधिकारियों को करना चाहिए, जिससे वो अपना समय समन्वय एवं पर्यवेक्षण में दे सके। तो जिला कलेक्टर के जितने कार्य हैं उनको नीचे के लोगों को करना चाहिए, उप जिला कलेक्टर अतिरिक्त जिला कलेक्टर जैसे पदाधिकारियों को करना चाहिए। इससे क्या होगा, जो जिला कलेक्टर है उसके अंतर्गत वह समय समन्वय और पर्यवेक्षण में दे सकेगा अपना समय। पंचायती राज संस्थाओं द्वारा जिला कलेक्टर के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए जिला स्तर पर सभी विभागों का सामाजिक लेखा परीक्षण किया जाना चाहिए। साथ ही सिविल सोसाइटी, एनजीओ, प्रबुद्ध नागरिकों व स्थानीय मीडिया द्वारा विकास परियोजनाओं का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो ये करना चाहिए। साथ ही क्या करना चाहिए, जिला प्रशासन में पारदर्शिता, अधिकतम प्रकटीकरण को लागू किया जाना चाहिए और विकास परियोजनाओं सभी सूचनाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराना चाहिए। तो विकास परियोजना की जितनी भी सूचनाएं उनको ऑनलाइन उपलब्ध कराना चाहिए। तो ये सब कार्य किस लिए हैं कि जिला कलेक्टर के वर्तमान कार्यों में जो समस्याएं आ रही हैं उसकी दिशा में महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं। तो ये सब देख लीजिएगा, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये। नेक्स्ट क्या है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण व जिला प्रशासन। नेक्स्ट क्या है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण व जिला प्रशासन। स्थानीय स्वशासन व जिला प्रशासक एक ही उद्देश्य तक पहुंचने के दो मार्ग हैं। तो जो स्थानीय स्वशासन है और जिला प्रशासक है, दोनों एक ही उद्देश्य तक पहुंचने के लिए अलग अलग दो मार्ग हैं। उद्देश्य क्या है, अधिकतम सामाजिक आर्थिक विकास करना। इसमें स्थानीय स्वशासन एक लोकतांत्रिक प्रयास है, जबकि जिला प्रशासन एक प्रशासनिक उपाय है। तो जिला प्रशासन एक प्रशासनिक उपाय है, जबकि स्थानीय स्वशासन क्या है, एक लोकतांत्रिक प्रयास किया गया है। समय के साथ इन दोनों संस्थाओं में द्वंद्व उत्पन्न हो गए हैं। जिला कलेक्टर संस्था व पंचायती राज संस्थाओं के मध्य द्वंद्व उत्पन्न नौकरशाही व लोकतंत्र के मध्य द्वंद्व को भी प्रकट करता है। इस द्वंद्व के कुछ सांगठनिक पहलू व कुछ व्यवहारिक पहलू हैं। सांगठनिक दृष्टि से देखा जाए तो पंचायती राज संस्थाएं इसके लिए उत्तरदायी लगती हैं। 5 वर्षों के लिए चुना जाने वाला पंचायती राज नेतृत्व तत्कालिक परिणाम चाहता है और स्थानीय प्रतिनिधि कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में अनावश्यक हस्तक्षेप करते हैं एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक नेतृत्व से बिना कलेक्टर के स्थानांतरण दबाव बनाते हैं। तो राजनीतिक नेतृत्व से बिना क्या होता है, कलेक्टर के स्थानांतरण का दबाव बनाते हैं। व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो इसके लिए जिला कलेक्टर संस्था उत्तरदायी लगती है। यह संस्था अभी भी औपनिवेशिक मनोवृत्ति और नगरीय संस्कृति के पूर्वाग्रह से युक्त है। यह आम व्यक्ति के लिए अभी भी सुलभ नहीं है और स्थानीय नेताओं के साथ काम करने में कहीं ना कहीं हीनता महसूस करते हैं। लोकतंत्र की मजबूती के लिए यह आवश्यक है कि जिला कलेक्टर संस्था व पंचायती राज संस्थाओं के मध्य क्या हो, सौहार्द हो, समन्वयपूर्ण संबंध स्थापित किया जाए। साथ ही स्थानीय राजनीति को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए भी आवश्यकता है। तो ये चीज़ देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है, उपखंड प्रशासन। प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से राज्य को संभाग में और संभाग को जिले में और जिले को किसमें, उपखंड में। तो ये सब प्रशासनिक दृष्टि से क्या किया गया है, इनको तोड़ा गया है। राज्य को संभाग में तोड़ा गया, संभाग को जिले में तोड़ा गया और जिले को किसमें तोड़ा गया, उपखंड में तोड़ा गया है। और आगे इसे तहसील में, उपखंड को तहसील में, फिर पटवार क्षेत्र में बांटा गया है। ये इकाइयां अपने क्षेत्र में नियामकी कार्य करने, प्रशासकीय कार्य करने और योजना क्रियान्वयन आदि के लिए उत्तरदायी हैं। तो यहाँ क्या ध्यान में रखिएगा कि सबसे पहले क्या हो जाएगा, राज्य आएगा, फिर राज्य के अंतर्गत आएगा संभाग, संभाग के अंतर आएगा जिला, जिला के अंतर्गत आएगा उपखंड और उपखंड के अंतर्गत कौन कौन सा आएगा, तहसील, पटवार क्षेत्र। इसके अंतर्गत फिर आएंगे तहसील और फिर पटवार क्षेत्र। तो ये सीक्वेंस है किसका, प्रशासन का। प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से इनको तोड़ा गया है। इसमें क्या है कि इन क्षेत्रों में बांटा गया है और ये इकाइयाँ क्या हैं, क्षेत्र में नियामकी कार्य, प्रशासनिकी कार्य जो होता है प्रशासकीय और योजना क्रियान्वयन आदि के लिए उत्तरदायी हैं। उपखंड और उपखंड अधिकारी। राज्यों की भू राजस्व संहिता के अनुसार जिले को उपखंड या अनुभाग में बांटा गया है। कुछ राज्यों में इसे अनुभाग या तो कुछ में इसे उपखंड के नाम से जाना जाता है। इसका अस्तित्व क्या है, प्रांतीय काल के बाद ही हुआ है। इस तरह उपखंड जो है प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से अस्तित्व में आई एक इकाई है। भर्ती कैसे होती है इसमें, वस्तुतः उपखंड अधिकारी राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग के संबंधित होते हैं। जो उपखंड अधिकारी होते हैं वो क्या है, सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित होते हैं। सामान्यतः इस पद पर राज्य प्रशासनिक सेवा आयोग के सदस्यों को नियुक्त किया जाता है। तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो होते हैं उसके सदस्यों को इसमें नियुक्त किया जाता है, किसमें, उपखंड अधिकारी के रूप में। इनकी भर्ती जो होती है राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा के माध्यम से होती है और माध्यम से डिप्टी कलेक्टर या उपखंड के रूप में होती है। एसडीओ के कुछ पद तहसीलदार से भी भरे जाते हैं।
बाकी जो तहसीलदार का प्रमोशन करके भी कुछ पोस्ट जो होती हैं एसडीओ की बनाई जाती है। यद्यपि जो प्रशिक्षु आईएएस होते हैं को भी प्रशिक्षण के उद्देश्य से क्या है एसडीओ के पद पर तैनात किया जाता है। जो ट्रेनिंग के दौरान इनको कहा है एसडीओ के पद पर नियुक्त किया जाता है। किसको? जो प्रशिक्षु आईएएस होते हैं, ट्रेनिंग वाले आईएएस होते हैं, उनको भी एसडीओ के पद पर तैनात किया जाता है। कार्य और शक्तियाँ क्या है? तो एसडीओ उपखंड का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता है। एसडीओ जो होता है क्या आता है? उपखंड स्तर पर प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता है। उसके कार्यों में राजस्व संबंधी, सामान्य प्रशासन संबंधी मामलों प्रमुख रूप से होते हैं। तो कौन कौन से? सामान्य प्रशासन संबंधी मामले, राजस्व संबंधी मामले होते हैं किस पे? उपखंड स्तर पर। किसके अंतर्गत? तो प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी एसडीओ के अंतर्गत। एसडीओ के कार्यों का अध्ययन निम्नलिखित में तहत किया गया है। तो एसडीओ के जो कार्य हैं उनको निम्नलिखित इसमें अध्ययन किया गया। तो देख लेते हैं। भू राजस्व से संबंधित निम्नलिखित कार्य सौंपे गए एसडीओ को। कौन से? वह ग्रामवार नक्शे व भू अभिलेखों को तैयार करता है। वह पटवारी कानून को तहसीलदार के कार्यालयों पर नियंत्रण व निरीक्षण करता है तथा उनके राजस्व निर्णयों के विरुद्ध अपील को सुनता है। नजूल भूमि पर प्रशासन संभालता है और उस पर बसा कब्जा हटाता है। साथ ही सरकारी संपत्ति पर अतिक्रमण को भी रोकता है। भूमि सुधारों का क्रियान्वयन करता है और राजस्व वसूली हेतु तहसीलदार, नायब तहसीलदार आदि को निर्देशित करता है। उपखंड की भू राजस्व रिपोर्ट कलेक्टर को भेजता है। उत्तराधिकारी अंतरण के विवादों का निपटारा करता है। भूमि संबंधी मुआवजों का निपटारा करता है। अधीनस्थ अधिकारियों को भूमि सीमांकन के आदेश जारी करता है। उपखंड की फसल स्थिति आकलन करता है और कृषि भूमि को आकृषि भूमि में बदलने वाले मामले को भी देखता है। उपखंड मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य क्या है? तो एसडीओ का मुख्य कार्य शांति व्यवस्था को बनाए रखना होता है उपखंड स्तर पर। तो उपखंड क्षेत्र में धारा 144 लागू करने के साथ ही पुलिस को रिमांड देने का अधिकार भी एसडीओ को प्राप्त होता है उपखंड स्तर पर। वह उपखंड स्तर पर जेलों का प्रशासन देखता है, पुलिस स्थानों, चौकियों का निरीक्षण करता है, कैदियों संबंधी जानकारी लेता है। दंगों अराजकता की स्थिति में पुलिस को लाठीचार्ज, अश्रु गैस फायरिंग के आदेश देता है। राजस्थान में भू राजस्व अधिनियम, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम आदि से संबंधित जितने भी मामले होते हैं उनकी सुनवाई भी यही करता है। कौन? तो ये देख लीजिएगा। सामान्य प्रशासनिक अधिकारी के रूप में इसके कार्य क्या है? तो सामान्य प्रशासन से संबंधित अधीनस्थ अधिकारियों को कार्मिकों पर नियंत्रण रखना, पटवारी स्थानांतरण, उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई, उचित मूल्यों की दुकान निरीक्षण हेतु अधिकारियों की तैनाती करना, राजस्व अभियानों के अंतर्गत जन शिकायतों को सुनना और उसका निराकरण करना, निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी के रूप में कार्य करना। एसडीओ उपखंड स्तर पर चुनाव व्यवस्था का मुख्य संचालक होता है। वह इस स्तर पर मतदाता सूची को अद्यतन बनाए रखता है, अद्यतन मतलब अपडेट करते हुए रखता है। वह सहायक रिटर्निंग ऑफिसर का दायित्व संभालता है। वह मतदाताओं के नाम दर्ज कराता है, उसे हटाता है, बीएलओ को नियुक्त करता है। तो ये जितने कार्य जो जिला कलेक्टर है उसका जिला स्तर पर होते हैं, तो उपखंड स्तर पर इसके एसडीओ के कार्य ये सब होते हैं। नियामकी कार्य देख लेते हैं। नियामकी और निरीक्षणी कार्य। तो एसडीओ को अपने अधिकार क्षेत्र में चीनी, मिट्टी का तेल, मोटा कपड़ा, सीमेंट, खादान आदि के नियामकी कार्यों के लिए जिम्मेदारी दी जाती है। मिलावट और जखीरेबाजी, कालाबाजारी, लाइसेंसिंग, विस्फोटक पदार्थों पर नियंत्रण से संबंधित नियामकी क्रियाएं जो भी वो क्या करता है? एसडीओ के क्षेत्राधिकार में आती हैं। एसडीओ अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली प्रत्येक तहसील में सदर कानूनों के अभिलेखों में का 1/5 भाग जो है प्रतिवर्ष स्वयं करता है। इसकी जांच जितनी भी होती है, जितना भी कार्य आता है अभिलेखों का 1/5 भाग जो है जांच उसकी खुद करता है प्रतिवर्ष। तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे क्या करता है? प्रत्येक 6 माह में तहसील का निरीक्षण करता है। क्या करता है? प्रत्येक 6 माह में तहसील का निरीक्षण करता है। हर वर्ष 80 दिन और 60 रात्रि मुख्यालय से बाहर व्यतीत करना उसके लिए अनिवार्य होता है। तो ये कार्य होते हैं क्या? नियामकीय और निरीक्षण कार्य एसडीओ के। आगे क्या कर देख लेते हैं अन्य कार्य और शक्तियाँ क्या क्या है। उपखंड अधिकारी एसडीओ राजस्व के संदर्भ में प्रथम श्रेणी के न्यायाधीश समकक्ष है। अनुसूचित अनुच्छेद गलत लिखा है, अनुसूचित जाति होगा। अनुसूचित जाति जनजाति की भूमि से अन्य वर्गों की बेदखली उपखंड अधिकारी करता है। लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए भूमि अधिग्रहित भी उपखंड अधिकारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु वृत्ताधिकारी, पुलिस, खंड चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, खंड प्राथमिक शिक्षा अधिकारी और खंड विकास अधिकारी उसके अधीन होते हैं। तो ये देख लीजिएगा। तहसील प्रशासन के संबंध में देखते हैं। तहसीलदार जो होता है किसका? तहसील का प्रमुख अधिकारी होता है। तहसीलदार राजस्थान तहसीलदार सेवा से चुनकर आने वाला अधिकारी होता है। वह द्वितीय श्रेणी का राजपत्रित अधिकारी है और राजस्थान तहसीलदार सेवा अधीनस्थ सेवाओं के अंतर्गत आती है। तहसीलदार नायब तहसीलदारों की नियुक्ति राजस्व मंडल करता है, जिसका कार्यालय जो है अजमेर में है। तहसीलदार को प्रशिक्षण के लिए अजमेर भेजा जाता है, जहां उसे 18 माह के लिए फौजदारी और दीवानी प्रक्रिया, दंड संहिता, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, भू राजस्व अधिनियम 1956 आदि की जिम्मेदारी दी जाती है। इसी के साथ कृषि, पशुपालन,
पुलिस आदि से संबंधित अधिकारियों का अरकान भी उसके प्रशिक्षण में शामिल है। व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए उसे कुछ समय के लिए गांव का सर्वेक्षण तैयार करने और भूप्रबंधक कागजात तैयार करने के काम दिए जाते हैं। इस तरह के प्रशिक्षण के बाद नायब तहसीलदार के पद पर उसकी नियुक्ति की जाती है। जिलों की आवश्यकता अनुसार राजस्व मंडल नायब तहसीलदारों की नियुक्ति होती है। तो जिलों में आवश्यकता अनुसार राजस्व मंडल नायब तहसीलदार के अधिकारियों की नियुक्ति होती है। कलेक्टर की तरह सामान्य प्रशासन से ना होकर वह सीधे राजस्व प्रशासन से संबंधित होता है। इस प्रकार तहसीलदार का विभाग अलग होता है, फिर भी कलेक्टर के अधीनस्थ होने के नाते वह सामान्य प्रशासन से संबंधित अनेक कार्य जो होते हैं उसके वह करता है। तहसीलदार का मुख्य अधिकारी होने के नाते क्या होता है, राजस्व, न्यायिक, सामान्य प्रशासन आदि संबंधित सभी कार्यों को वह देखता है। कानून गो, राजस्व निरीक्षक, पटवारी आदि उसके अधीन क्षेत्रीय कार्मिक होते हैं। राज्य प्रशासन द्वारा तहसीलदार की सेवा शर्तें राज्य की भू राजस्व संहिता में निर्धारित की गई है। तहसीलदार का तत्कालिक अनुशासनिक अधिकारी कलेक्टर होता है, जो उसे निलंबित कर, यद्यपि उस पर अंतिम नियंत्रण राज्य प्रशासन का जिम्मेदारी होती है। तहसीलदार की भूमिका एवं कार्य, तहसीलदार की भूमिका एवं कार्य, तो इसको देख लेते हैं। तहसीलदार अपनी तहसील में सभी प्रकार के सरकारी कार्यों और विकास कार्यों के लिए उत्तरदायी है। इस पद का सृजन राजस्व एकत्र करने के उद्देश्य से हुआ है, लेकिन वर्तमान में तहसीलदार कानून व्यवस्था, सामान्य प्रशासन, ग्रामीण सांख्यिकी जैसे मामले सभी कार्यों के लिए उत्तरदायी है। इसके अलावा तहसीलदार नियामकी कार्यों जैसे राजस्व एकत्रण, राजस्व मामले का निपटारा, जन आपूर्ति, क्रय विक्रय, इस क्या है, सारे पंजीयन, भू अभिलेख आदि को देखना, ये सब किसके कार्य हैं, तहसीलदार के। तहसील के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते उसकी भूमिका निम्नलिखित भी है। कौन कौन सी भूमिका है तहसीलदार की, तो भू राजस्व संबंधित कार्य हैं। संपूर्ण तहसील क्षेत्र की कृषि भूमि के लगान का अनुमान लगाना, मांग पत्र जारी करना और उसकी वसूली करना कार्य किसके अंतर्गत आते हैं, पटवारी के अंतर्गत आते हैं। या संबंधित विभाग तकावी ऋण, पिछले वर्ष के बकाया और अन्य सरकारी वसूलियाँ जो होती हैं नहीं कर पाता है, तो इनकी वसूली की जिम्मेदारी किसको, राजस्व विभाग को होती है। राजस्व विभाग की तरह से अंतिम जिम्मेदारी किसको दी जाती है, तहसीलदार को दी जाती है। इसके लिए यह योजना बनाता है, वसूली कार्यक्रम तैयार करता है, पटवारियों को विशेष बैठक लेता है और दिशा निर्देश देता है, स्वयं नियंत्रण निरीक्षण करता है और समय समय पर दौरे करता है। भू अभिलेख से संबंधित कार्य इसके, भू संपत्ति पर स्वामित्व तथा कौन उसका उपयोग करेगा यह निश्चित करने के लिए तहसील प्रशासन भूमि संबंधी रिकॉर्ड तैयार करवाता है और उसे सुरक्षित रखता है। इससे स्वामित्व संबंधी झगड़ों का निपटारा कर पाने में तहसील प्रशासन सक्षम होता है। भू अभिलेखों पर तहसीलदार के प्रति हस्ताक्षर होते हैं और सही प्रतिलिपि प्रदान करने की जिम्मेदारी भी तहसीलदार की होती है। इसके अतिरिक्त वह भूमि की किस्म के आधार पर भूमि का वर्गीकरण करता है, उसके नक्शे, जमाबंदी, नामांतरण, पंजिका, गिरदावरी भी तहसील प्रशासन के ही तैयार करता है। भू अभिलेखों के डिजिटलीकरण के तहत राष्ट्रीय धरती कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके तहत क्या होता है कि तहसील प्रशासन राजस्व रिकॉर्ड का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करेगा और प्रमाणित करता है कि दस्तावेजों के आधुनिकीकरण हेतु तहसील कार्यालय पर मॉडर्न रिकॉर्ड रूम तैयार किया गया है। तो ये देखिए, इसमें आगे क्या है, राजस्व वाद संबंधी कार्य। तो राजस्व वाद संबंधी कार्य क्या हो गए, भू संपत्ति से संबंधित वाद राजस्व प्रशासन के क्षेत्राधिकार में आते हैं। कुछ मामले में तहसीलदार का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार होता है, जबकि शेष मामलों में क्या होता है, एसडीओ की वह मदद लेता है। भू राजस्व अधिनियम 1956 और काश्तकारी अधिनियम 1955 जो है राजस्थान का, उसके अंतर्गत इस प्रकार के मामले का सुनने का अधिकार है। राज्य की ओर से सरकारी भूमि का संरक्षण तहसीलदार होता है। जो सरकारी भूमि का संरक्षक होता है वो कौन होता है, तहसीलदार होता है। इसलिए वह सरकारी भूमि पर अतिक्रमण से संबंधित मामलों की सुनवाई करता है और अतिक्रमियों की देखभाल अतिक्रमी जो है उनकी बेदखल करता है। न्यायिक कार्य कौन से हैं, तहसील क्षेत्राधिकार में स्थित चारा गांव से संबंधित विवादों की सुनवाई तहसीलदार करता है। वह कृषि भूमि सीमा विवाद, भूमि संपत्ति विभाजन, रास्ता विवाद, भूमि मुआवजे संबंधी जितने विवाद होते हैं और अतिक्रमण करने संबंधी जितने विवाद होते हैं वो कौन देखता है, तहसीलदार देखता है। आगे क्या है, पंजीयन संबंधी कार्य। तो पंजीयन संबंधी इसके कार्य कौन से हैं, तो तहसीलदार उप पंजीयन अधिकारी होता है। तहसील से संपत्ति के हस्तांतरण और क्रय विक्रय पर पंजीयन शुल्क लगाता है। तहसील स्तर पर भूमि तथा इमारतों का क्रय विक्रय करता है और पंजीयन के दस्तावेज हेतु प्रमाणिक रिकॉर्ड तैयार होते आता है। सामान्य प्रशासन से संबंध कार्य। तो ये सब जितने कार्य दिए ये सब क्या है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तो है नहीं, लेकिन जितना मैंने बताना था बता दिया।
आगे इसमें क्या है, ये सब खत्म हो गया हमारा ये चैप्टर। तो इसमें क्वेश्चन दिए हैं मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, जितना प्री से पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था, तो ये शुरुआत का ही प्रीलिम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट था। क्या कि जिला कलेक्टर का जो पद स्टार्टिंग हुआ था, कैसे हुआ था, पद का विकास देख लीजिएगा, और कहाँ से इसको जिले में कौन सी इकाई प्रशासनिक होती है, वैदिक काल में क्या थी, मौर्य काल में क्या थी, सातवाहन, गुप्त, मुगल काल, शेरशाह सूरी के समय, और इसको किस कौन का किसने पद का सृजन किया पहली बार, किसने हटाया। तो ये सब प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से नियुक्ति और इम्पॉर्टेंट है, तो ये देख लीजिएगा। बाकी नीचे जो दिया है सारा का सारा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेट इम्पॉर्टेंट है, तभी मैंने इसको बता दिया आपको। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। ये कुछ इंपॉर्टेंट मेंस के क्वेश्चन दिए हुए हैं, अगर आपका जब फ्री हो जाए तो इन क्वेश्चन को लगा लीजिएगा, इसकी हम पीडीएफ अवेलेबल करा देंगे अभी। तो उसमें देख लीजिएगा, आगे कुछ दिए हुए हैं इसमें क्वेश्चन और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनको भी लगा लीजिएगा, इनके आंसर भी नीचे दिए हुए हैं। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन हिट कर दीजिएगा, ताकि आने वाले जो नोटिफिकेशन है आपको उसकी मिलती रहे लेक्चर की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।